हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू मेरा ऐसे। और आज हम लोग फिर से जो हमारी एटमॉस्फेयर की जर्नी थी उसको आगे बढ़ाएंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को एटमॉस्फेयर के बारे में बताया था कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, व्हाट इज एटमॉस्फेयर, व्हाट आर द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बेटा लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो चलिए हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। और जो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके, नाउ स्टार्ट द जर्नी ऑफ एटमॉस्फेयर। ओके, नाउ मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने जो हमारे कोर्सेज थे उनके प्राइजेस को और भी अफोर्डेबल बना दिया है आप सभी लोगों के लिए। बहुत ही मिनिमम रेट पे, बहुत ही मिनिमम रेट पे हम आपके लिए जो है ये कोर्सेज लेकर के आए हैं। 299 में आपको पर मंथ के बेसिस पे आपको हर एक सब्जेक्ट जो है आपको मिलेगा। तो प्लीज 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 आप अफोर्ड करें, बहुत ही कम रेट पे हमने ये ऑफर लेकर के आए हैं आप सभी लोग के लिए। ये हमारा लॉन्च ऑफर है जो हम लोग लेकर के आए हैं, तो प्लीज आप अफोर्ड करें। ओके, नाउ मूविंग अहेड, स्टार्ट करते हैं हम अपनी जर्नी। लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। देखिए, जो लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर होते हैं ना, अप्रॉक्स देखा जाए तो टोटल 5 लेयर्स होते हैं एटमॉस्फेयर के। पहला लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। दूसरा लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। तीसरा लेयर मेसोस्फेयर। चौथा लेयर थर्मोस्फेयर। एंड पांचवा लेयर जो होता है वो होता है एक्सोस्फेयर। ठीक है। सो इन दिस लेक्चर विल स्टडी ऑल द लेयर्स, ऑल द 5 लेयर्स। ओके, वन बाय वन। और हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। मैं आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे और क्लियरिटी के साथ सारे लेयर्स के बारे में बताऊंगा। इसके पीछे की लॉजिक क्या है वो सारी चीजें बताऊंगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अपना जो पहला लेयर है दैट इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। देखिए, द ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर का मतलब क्या होता है? ट्रोपो का मतलब होता है चेंज। ट्रोपो का मतलब क्या होता है बेटा? चेंज। इट मीन्स इस स्फेयर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। चेंजेस कहने का मतलब क्या है? वेदर चेंजेस होते हैं, रेनफॉल होता है, ठीक है ना। इसके अलावा ह्यूमिडिटी होती है, सनसाइन होता है, बहुत सारे वेदर एक्टिविटीज होते हैं। और ये वेदर एक्टिविटीज चेंज होते रहते हैं, इसीलिए इसका नाम है बेटा ट्रोपोस्फेयर। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम क्यों इसको ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर कंटेनिंग एयर वी ब्रीथ एंड वाटर वेपर एसेंशियल फॉर लाइफ। देखो, ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है बेटा? जो एयर हम ब्रीथ करते हैं उसकी प्रेजेंस होती है, वाटर वेपर की प्रेजेंस होती है, जिससे क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। और क्लाउड की वजह से क्या होता है बेटा? प्रेसिपिटेशन होता है। आ रही मेरी बात समझ में? सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। ओके, अगर हम इसकी एवरेज हाइट की बात करें, ये लेयर कहाँ से कहाँ तक होता है, तो ये लेयर आप अर्थ सरफेस से लेकर के, अर्थ सरफेस से लेकर के 12 किलोमीटर तक, अप्रॉक्स 12 किलोमीटर तक इसकी हाइट होती है। तो इसकी एवरेज हाइट कितनी होती है बेटा? 12 किलोमीटर। ओके, अगर हम वेदर की बात करें तो ये जितने भी वेदर एक्टिविटीज होते हैं ना, ये सारे के सारे वेदर एक्टिविटीज कहाँ पे होते हैं बेटा? थर्मोस्फेयर में होते हैं। नियरली ऑल वेदर फेनोमेना लाइक रेनफॉल, फॉग, हेल, सारी चीजें आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगी? आपको देखने को मिलेगा ट्रोपोस्फेयर के अंदर। ओके। ओके, जो नेक्स्ट फीचर है ट्रोपोस्फेयर की, इसमें हम क्या देखते हैं? जो टेम्परेचर होता है, जैसे जैसे आप ट्रोपोस्फेयर के स्पेस बोल सकते हो कि जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करता चला जाता है। इट मीन्स कि आप अर्थ सरफेस से जितना ऊंचाई पे जाओगे ना, टेम्परेचर क्या करेगा? नीचे की तरफ जाएगा, टेम्परेचर रिड्यूस होगा। तो याद रखना, ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर डिक्रीज विथ इंक्रीज इन हाइट। जैसे जैसे हाइट बढ़ता है वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है। इट मीन्स जो अर्थ सरफेस होता है, सरफेस के पास टेम्परेचर ज्यादा होगा, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाएगा। ओके। जो नेक्स्ट लेयर है ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर के बाद जो स्ट्रेटोस्फियर आता है, तो ट्रोपोस्फियर को स्ट्रेटोस्फियर से जो बाउंड्री सेपरेट करती है उसको हम बोलते हैं ट्रोपोपॉज। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रोपोपॉज। पॉज का मतलब ही क्या होता है? रुक जाना। तो क्या होता है, ऐसे हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ट्रोपोपॉज कहाँ पे होगा? कैसे हम डिसाइड करते हैं कि 12 किलोमीटर के बाद ही ट्रोपोपॉज आएगा? देखो, होता क्या है बेटा कि टेम्परेचर जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा
एक सर्टेन टाइम आएगा, एक सर्टेन एल्टीट्यूड आएगा जब टेम्परेचर डिक्रीज करना बंद हो जाएगा, और फिर एक एक समय बोल सकते हो कि एक सर्टेन हाइट आएगा जहां पे टेम्परेचर डिक्रीज होना बंद हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा टेम्परेचर, और फिर कुछ समय के बाद, कुछ हाइट के बाद टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का जो लेयर होता है उसी को हम बोलते हैं ट्रोपोपॉज। ओके, जहां पे ट्रोपोस्फेयर खत्म होता है और स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट होता है। समझ में आया आप सभी को? तो ट्रोपोस्फेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है ना? इसकी अगर एवरेज हाइट की बात करें 12 किलोमीटर, यहाँ पे सारे वेदर फेनोमेना होते हैं। टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करता है विथ इंक्रीज इन हाइट। और ट्रोपोस्फेयर को स्ट्रेटोस्फेयर से जो अलग करता है उसको हम बोलते हैं ट्रोपोपॉज। जो लेयर ट्रोपोस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर को अलग करता है, जो बाउंड्री ट्रोपोस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर को अलग करती है, उसको हम कहते हैं ट्रोपोपॉज। आई मेरी बात समझ में? चलिए, अगर यहां तक समझ में आया है तो आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ द सेकंड मोस्ट, द सेकेंड मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफियर इज स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है ना? स्ट्रेटोस्फियर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेयर है, बिकॉज इसमें प्रेजेंस होती है ओजोन लेयर की। आप सबने सुना होगा ओजोन लेयर, ओजोन लेयर, ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर की प्रेजेंस जो है वो कहाँ पे होती है बेटा? स्ट्रेटोस्फियर में होती है। ओके, ओके, द स्ट्रेटोस्फियर इज लाइंग अबव द ट्रोपोस्फियर, ये ट्रोपोस्फियर के ऊपर होता है। दिस स्टेबल लेयर इज फ्री फ्रॉम वेदर डिस्टरबेंस, मेकिंग इट हाईवे फॉर ग्लोबल एविएशन। देखो, ट्रोपोस्फियर में ना वेदर फेनोमेना होता है। वेदर फेनोमेना होने की वजह से यहाँ पर डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा होती है। ठीक है? और जिस वजह से यहाँ पे एरोप्लेन्स को फ्लाई करने से क्या होगा? एरोप्लेन्स को फ्लाई करने से जो है वो एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है, दिस इज वेरी मच सुटेबल टू फ्लाई द एरोप्लेन्स, बिकॉज यहाँ पे स्टेबिलिटी होती है। यहाँ पे कोई वेदर फिनोमिना नहीं होता है, जिस वजह से यहाँ पे स्टेबिलिटी होती है। और इस स्टेबिलिटी की वजह से जितने भी एरोप्लेन्स हैं, जो एविएशंस हैं, ये एरोप्लेन्स वगैरह जो है इस लेयर में फ्लाई करते हैं। ओके, अगर हम इसकी हाइट की बात करें कि स्ट्रेटोस्फेयर की हाइट क्या है, तो स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो 12 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक एक्सटेंडेड होता है। 12 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक एक्सटेंडेड होता है। देखो, और अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें, दिस इज आइडियल फॉर एरोप्लेन्स एज इट इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड वेदर पैटर्न। ये आइडियल होता है, किस चीज के लिए आइडियल होता है बेटा? एरोप्लेन्स को फ्लाई करने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी वेदर डिस्टरबेंस नहीं होते हैं। ठीक है? यहाँ पे प्रेजेंट होता है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो यूवी रेडिएशंस आते हैं, जो सन से यूवी रेज आते हैं, ये यूवी रेज को क्या कर लेता है बेटा? एब्जॉर्ब कर लेता है। यूवी रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, और इसी एब्जॉर्प्शन की वजह से क्या होता है कि जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है, स्ट्रेटोस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट होता है। मैंने आपको क्या बताया था कि ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है बेटा, कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा टेम्परेचर भी क्या होगा? बढ़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। और ये टेम्परेचर क्यों इंक्रीज करता है? बिकॉज जो ओजोन लेयर होते हैं, ओजोन लेयर जो होते हैं क्या करते हैं, ओजोन जो क्लाउड्स होते हैं या ओजोन जो गैस होता है, ओजोन गैस जो होता है, ये ओजोन गैस क्या करता है बेटा? यूवी रेज को, यूवी रेज जो होते हैं इनको एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसके एब्जॉर्प्शन की वजह से क्या होता है कि जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है, वैसे स्ट्रेटोस्फेयर की जो टेम्परेचर होती है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ओके, समझ में आया आपको कि स्ट्रेटोस्फेयर का जो है टेम्परेचर क्यों बढ़ता है विद इंक्रीज इन हाइट? ओके, नाउ मूविंग नेक्स्ट। अब देखो, स्ट्रेटोपॉज जो होता है वो क्या करता है? स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर को क्या करता है बेटा? अलग करता है। स्ट्रेटोस्फेयर को और मेसोस्फेयर से जो सेपरेट करने वाली बाउंड्री होती है वो होता है स्ट्रेटोपॉज। तो जल्दी से बताओ कि ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को अलग करने वाली कौन सी बाउंड्री होती है? जल्दी जल्दी जल्दी, कौन सा होता है? हाँ, कौन सा होता है? ट्रोपोपॉज। वेरी गुड। चलिए, आप लोगों को समझ में आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है। ओके, सो ट्रोपोपॉज जो होता है वो स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर को अलग करता है, और स्ट्रेटोपॉज जो होता है वो स्ट्रेटोस्फियर और मेसोस्फियर को अलग करता है। ओके, सो नाउ मूविंग अहेड, अब हमारा जो नेक्स्ट लेयर है वो है बेटा मेसोस्फियर। उसको समझते हैं कि मेसोस्फियर क्या होता है। ठीक है बेटा, देखिए, मेसोस्फियर
ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेयर होता है। दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, इज द थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। और ये मेरी बात समझ में ओके। अगर हम इसकी हाइट की बात करें कि इसकी हाइट कहाँ से कहाँ तक होती है, तो ये इसकी हाइट 50 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर तक होता है, 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर। ओके। और ये जो अर्थ होता है, ये जो लेयर होता है ना, ये वन ऑफ द कोल्डेस्ट लेयर होता है, सबसे ठंडा लेयर होता है। ठीक है ना। यहाँ पे जैसे जैसे आप हाइट बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करता है, टेम्परेचर क्या करता है, डिक्रीज करता है। इसीलिए इसको कोल्डेस्ट लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर। अब क्या कारण है कि इसका जो है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, कि इसका टेम्परेचर डिक्रीज करता है, बिकॉज यहाँ पे क्लाउड्स जो होते हैं वो नहीं होते हैं। दूसरा, यहाँ पे जो यूवी रेज है, जो एक्स रेज है, इनका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, जिस वजह से क्या होता है, यहाँ पे ओजोन ओजोन गैस की प्रेजेंस नहीं होती है, जिस वजह से क्या होता है, ये जो रेज आती है ये एब्जॉर्ब नहीं होती, और एब्जॉर्ब नहीं होने की वजह से इसका टेम्परेचर डिक्रीज करता है। आ रही है मेरी बात समझ में। इसीलिए जो मेसोस्फीयर होता है, मेसोस्फीयर इज वन ऑफ द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। आ रही है मेरी बात समझ में, क्लियर हो रहा है। और इसी कोल्डेस्ट, कोल्ड होने की वजह से क्या होता है, जो मिट्योर्स आते हैं, जो मिट्योर्स आते हैं अर्थ पे, उन मिट्योर्स को ये जला देता है, बर्न कर देता है। क्यों बर्न कर देता है, देखो ध्यान से। होगा क्या कि टेम्परेचर कम है, तो टेम्परेचर कम होने से क्या होता है कि जो एयर डेंसिटी होती है वो बढ़ जाती है। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा, अच्छा अभी हम आगे पढ़ेंगे भी, कि जब टेम्परेचर कम होगा तो हाई प्रेशर क्रिएट होगा। हाई प्रेशर क्रिएट होने का मतलब एयर डेंसिटी, वहां पे एयर की प्रेजेंस ज्यादा होगी, तो एयर डेंसिटी बढ़ जाती है। और एयर डेंसिटी बढ़ने की वजह से जब मिट्योर्स ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, तो फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, और फ्रिक्शन ज्यादा लगने की वजह से क्या होता है, मिट्योर्स बर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि अर्थ क्रस्ट पे मेटेओर्स पहुंचने से पहले ही क्या हो जाते हैं, बर्न कर जाते हैं, जल के राख हो जाते हैं। आ रही मेरी बात समझ में ना, क्लियर हुआ। हाँ, कि मेसोस्फीयर जो है वन ऑफ द कोल्डेस्ट लेयर होता है। और इस कोल्डेस्ट लेयर की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे एयर की डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एयर की डेंसिटी बढ़ने की वजह से क्या होता है बेटा, कि जो मेटेओर्स होते हैं वो यहाँ पे बर्न कर जाते हैं। ओके। तो अगर हम हाइट की बात करें, हाइट कितना है, 80 किलोमीटर। मिटियोर डिफेंस, ये कैसे डिफेंस करता है, मोस्ट मिटियोराइट्स एंटरिंग फ्रॉम स्पेस बर्न अप इन दिस लेयर ड्यू टू फ्रिक्शन। क्या कारण है, फ्रिक्शन का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे एयर डेंसिटी की प्रेजेंस बहुत ज्यादा होती है। आ रही है मेरी बात समझ में। इसके अलावा ये जो लेयर होता है एक्सट्रीम कोल्ड होता है, टेम्परेचर डिक्रीज करता है विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड रीचिंग इट्स लोएस्ट पॉइंट हियर। बात समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, -56 57 डिग्री टेम्परेचर जो है यहाँ पे होता है। ओके, समझ में आया आपको। तो अभी तक हमने पहले 3 लेयर के बारे में, चलिए फटाफट रिवाइज करते हैं। ओके, कुछ कुछ फीचर रिवाइज करते हैं। पहला लेयर, पहला लेयर कौन सा है, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर, यहाँ पे क्या देखते हैं कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा टेम्परेचर घटेगा। ठीक है। ट्रोपोस्फेयर के बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर को अलग जो करता है उसको हम कहते हैं ट्रोपोपॉज। यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। तीसरा लेयर हमने पढ़ा मेसोस्फेयर। ओके, मेसोस्फेयर क्या होता है, मेसोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को जो अलग करता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोपॉज। क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रेटोपॉज। मेसोस्फेयर को जो अलग करता है, सॉरी, और मेसोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर को जो अलग करता है वो हो गया स्ट्रेटोपॉज। मेसोस्फीयर में क्या होगा कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा टेम्परेचर घटेगा। आई मेरी बात यहाँ तक समझ में आप लोगों को, अगर आप लोगों को यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है तो चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। ओके, मूविंग अहेड। अब देखो, मेसोस्फीयर के बाद जो नेक्स्ट लेयर है, मेसोस्फीयर के बाद जो नेक्स्ट लेयर है, वो लेयर है बेटा थर्मोस्फीयर। कौन सा लेयर है बेटा, थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर, तो थर्मोस्फीयर और मेसोस्फीयर को जो लेयर अलग करती है, जो बाउंड्री अलग करती है, उसको हम बोलते हैं मेसोपॉज। क्या बोलते हैं बेटा, मेसोपॉज। ठीक है। आ रही मेरी बात समझ में ना, क्लियर है यहाँ तक सभी को। ओके चलिए ठीक आगे बढ़, समझते हैं बेटा। थर्मोस्फीयर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं बहुत सारे फेनोमेना के बारे में आपको बताऊंगा। अरोरा क्या होते हैं, आयोनाइजेशन क्या होता है, आयोनोस्फीयर का फॉर्मेशन कैसे होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेयर है ये। ठीक है। रेडियो वेव कैसे मूव करते हैं, सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो,
जो थर्मोस्फेयर होता है ना, थर्मोस्फेयर ये सबसे हॉटेस्ट लेयर होता है। थर्मोस्फेयर इज द हॉटेस्ट लेयर ऑफ ऑल द लेयर। क्या कारण है हॉटेस्ट होने का? क्योंकि यहाँ पे जो बहुत सारे ऐसे गैसेस प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे ऐसे गैस प्रेजेंट होते हैं, जो गैस जो ऊपर से यूवी रेज आती हैं, उसके अलावा जो एक्स रेज आती हैं, इनको एब्सॉर्ब कर देते हैं। इनको क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। और एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या होगा, इनके जो आयंस होते हैं ना, ये आयंस मूव करना स्टार्ट कर देते हैं फ्रीली। मूव करना स्टार्ट कर देते हैं फ्रीली। अब जब आयंस मूव करते हैं ना फ्रीली, फ्रीली जब मूव करेंगे, उससे क्या होता है कि उनकी मूवमेंट की वजह से टेम्परेचर राइज करना स्टार्ट कर देता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो थर्मोस्फेयर होता है ना, थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर ज्यादा होता है। ओके, ठीक है। चलिए एक एक करके समझते हैं सारे पॉइंट्स को। देखिए, सो थर्मोस्फेयर इन दिस लेयर इज जस्ट ओके। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अभी मैं इसको जो है आपको वीडियो के थ्रू भी दिखाऊंगा तो और ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। देखिए, in this layer, temperature rises rapidly with altitude and molecules absorb high energy X-rays and short wave radiations। क्या होता है? एक्सरे और जो यूवी रेडिएशंस होते हैं, इनको क्या करते हैं ये लोग? एब्सॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है ना? ठीक है। और इसी वजह से क्या होगा कि जैसे जैसे थर्मोस्फेयर में आप आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे टेम्परेचर भी क्या करेगा बेटा? राइज करेगा। ओके। अगर इसकी हम एक्सटेंशन की बात करें, तो ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम 80 किलोमीटर टू 700 किलोमीटर। तो थर्मोस्फेयर का एक्सटेंशन कहाँ से है बेटा? 80 किलोमीटर टू 700 किलोमीटर। आई मेरी बात समझ में? ठीक है। अब देखो, इसी थर्मोस्फेयर में इसी थर्मोस्फेयर में एक और लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं आयोनोस्फेयर। क्या बोलते हैं बेटा? आयोनोस्फेयर। आयोनोस्फेयर क्यों बोलते हैं आयोनोस्फेयर? क्योंकि यहाँ पे आयंस की प्रेजेंस होती है। किसकी प्रेजेंस होती है? आयंस की। अब ये आयंस आते कहाँ से? तो मैंने क्या बताया कि जब ये यूवी रेज आती हैं, यूवी रेडिएशन आता है, एक्स रेज आते हैं, तो यहाँ पे जो गैसेस है ना, जब ये गैसेस इन रेज को एब्जॉर्ब करते हैं, इस एब्जॉर्प्शन की वजह से क्या होता है कि इनको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है। और इस एक्स्ट्रा एनर्जी मिलने की वजह से क्या होता है कि ये जो इनके आयंस है, ये आयंस जो है अपने सेल को छोड़ करके ऑर्बिट से बाहर निकल जाते हैं और फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। और इनकी मूवमेंट की वजह से क्या होता है? टेम्परेचर राइज करना स्टार्ट कर देता है। तो आइनोस्फीयर इज अ सब पार्ट दैट रिफ्लेक्ट्स रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ एडिंग ग्लोबल ट्रांसलेशन। अच्छा, अब ये जो आइनोस्फीयर का फॉर्मेशन होगा ना, आइनोस्फीयर का फॉर्मेशन कैसे हुआ मैंने समझा दिया आपको कि आइनोस्फीयर का फॉर्मेशन कैसे होता है। जब ये एक्स्ट्रा एनर्जी वाले जो रेज होते हैं, जब इनको गैसेस एब्जॉर्ब करते हैं, तो इनके आयंस फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। और इनकी मूवमेंट की वजह से ही फॉर्म होता है आयनोस्फीयर। अब आयनोस्फीयर जो है ना, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। इस वजह के लिए हेल्पफुल होते हैं फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स। फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स। कैसे? क्या होता है कि जो आइनोस्फीयर होता है ना, ये कि लेयर की तरह वर्क करता है। यहाँ नीचे से जब रेडियो सिग्नल्स भेजे जाते हैं, ये रेडियो सिग्नल्स कुछ एनर्जी के साथ जाते हैं, और ये एनर्जी जब इन आयंस को मिलता है तो ये वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं। और इनकी वाइब्रेशन की वजह से फिर से ये जो रेडियो वेव्स होते हैं रिफ्लेक्ट होके वापस अर्थ जो है सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। अगर आयनोस्फीयर नहीं होता तो शायद जो हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन, ये भी नहीं हो पाते। सो आइनोस्फीयर बहुत 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 ज्यादा क्या होता है बेटा? इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा इन आइनोस्फीयर के आयंस की प्रेजेंस की वजह से क्या होता है ना कि लाइटनिंग होती है। क्या होते हैं? लाइटनिंग। क्या होता है कि सन से जब सन जो सोलार विंड्स होते हैं, जब ये मूव करते हुए अर्थ की तरफ आते हैं, तो अर्थ की तरफ जब आते हैं ना, तो जब ये एंटर करते हैं आइनोस्फीयर में, तो आइनोस्फीयर में जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, जब ये इनके साथ इंटरेक्ट करती हैं, तो इंटरेक्ट करने के बाद ये क्या होता है? अलग अलग लाइट्स जो है वो क्रिएट करती है। ठीक है ना? और इन्हीं जो डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं बेटा अरोरास। क्या बोलते हैं? अरोरास। मेरी बात समझ में आई? तो ये अरोरास जो है आपको पोलर रीजन में देखने को मिलता है। कहाँ पे बेटा? पोल्स पे। क्या कारण होता है? क्योंकि देखो, ये जो अर्थ होता है, ये अर्थ के बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड होते हैं ऐसे करके। अब होता क्या है कि जब सन से जो विंड्स आती हैं, तो जो विंड्स आती हैं, ये विंड्स जब ऐसे एंटर करती हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? इसको ट्रांसफर कर देता है पोल की तरफ। ठीक है, किधर ट्रांसफर कर देता है? पोल की तरफ।
और जब ये पोल के ऊपर पहुंचती है, पोल की तरफ जाती है, यहाँ जो आयनोस्फीयर होता है, और आयनोस्फीयर में जो आयंस होते हैं, इन आयंस से जब ये सोलर विंड्स इंटरेक्ट करते हैं, तो इनकी इंटरेक्शंस की वजह से क्या होता है, कलरफुल लाइट्स का जनरेशन होता है। तो पोलर रीजन्स में आपको क्या देखने को मिलेंगे, कलरफुल लाइट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, आ रही है मेरी बात समझ में? अभी मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना, और थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग एक एक चीज को। तो आपको यहाँ तक समझ में आया कि जो थर्मोस्फेयर होता है, दिस इज द फोर्थ लेयर ऑफ एटमोस्फेयर, ये जो है सबसे हॉटेस्ट लेयर होता है। ठीक है ना, इसका एक पार्ट जो है, कुछ पार्ट जो है वो आइनोस्फेयर होते हैं। आइनोस्फेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इसके लिए, आइनोस्फेयर इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द रेडियो वेव ट्रांसमिशन। और इसके अलावा जो है यहाँ पे लाइटनिंग भी होती है आइनोस्फेयर की वजह से। ओके, चलिए देखो, अभी यहाँ पे मैं आप देखोगे कि किस तरीके से जो है आइनोस्फेयर का क्रिएशन होता है। देखिए, ध्यान से देखे सभी लोग, देखो ये सोलर, ये विंड्स आ रही है, ये विंड्स कहाँ से आ रही है बेटा, एक मिनट आप देखो, जस्ट देखो, देखो क्या हुआ कि ऊपर से क्या देखा हमने कि ऊपर से सन से रेज आई, रेज आने के बाद ये जो आइनोस्फेयर है, आइनोस्फेयर से टकराई, और आइनोस्फेयर में जो ये गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, देख रहे हो ना, ये जो आपको गैसेस मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, इन गैसेस मॉलिक्यूल से जब ये टकराई, तो क्या हुआ, ये जो मॉलिक्यूल्स है इनके आयंस जो है वो जैसे ही इनको एक्स्ट्रा एनर्जी मिला, ये बाहर निकल रहे हैं, और बाहर निकल के ऐसे क्या कर रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं। और इनकी मूवमेंट की वजह से क्या होता है, आइनोस्फेयर का टेम्परेचर क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है। अरे मेरी बात समझ में ना, इस मूवमेंट की वजह से आइनोस्फेयर का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। देखिए ध्यान से, सॉरी, ये तो दूसरा है, ये देखिए, फिर से ध्यान से देखो, ये देखो सोलर, ये जो है रेज आ रहे हैं, रेज आए, ये गैसेस है, ये गैसेस से टकराए, और गैसेस से टकराने के बाद ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ, और इस मूवमेंट की वजह से क्या हुआ, टेम्परेचर जो है वो थर्मोस्फेयर का बढ़ जाता है। क्लियर है? इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा वीडियो है, ये देखो कि कैसे ये जो आइनोस्फेयर होता है, ये क्या करता है, जो रेडियो सिग्नल्स हैं उनको ट्रांसमिट करता है, फिर से रिफ्लेक्ट करता है कहाँ पे, अर्थ पे। यहाँ सरफेस से, समझ में आया आपको क्या होता है, हम अर्थ से ट्रांसमिशन भेजते हैं, अर्थ से हम क्या करते हैं, अर्थ से हम जो है वो रेडियो वेव्स को भेजते हैं। ये रेडियो वेव्स जो हमारा आइनोस्फेयर है इसे टकराता है, और टकराने के बाद फिर से रिटर्न वापस आ जाता है, और इस वजह से हम ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन कर पाते हैं। आने मेरी बात समझ में क्लियर हुआ? तो आप लोगों को यहाँ तक आई होप कि क्लियर हुआ होगा कि हम जो है कैसे रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट कर पाते हैं अर्थ को। ओके, अब देखिए, अब कुछ थोड़ा सा अरोरा के बारे में पढ़ लेते हैं कि अरोरा क्या है, इसकी ओरिजिनेशन कैसे हुई। ठीक है ना, इसका नाम हमने अरोरा क्यों रखा, इसका अरोरा नाम ही क्यों पड़ा, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं डिटेल्स। ओके, द सेलेस्टियल डांस ऑफ अरोरा, नेचर मोस्ट स्पेक्टिकुलर एटमॉस्फेरिक लाइट शो। इसको क्या कहते हैं हम लोग, लाइट शो बोलते हैं। क्यों लाइट शो बोलते हैं बेटा, बिकॉज लाइट शो में क्या होता है, डिफरेंट 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 लाइट्स आपको शो करते हैं। तो वैसे ही जो हमारे पोलर रीजन्स होते हैं, पोलर रीजन्स में आपको डिफरेंट 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 कलर्स के जो लाइट्स हैं वो आपको शो होते हुए दिखते हैं। इसीलिए बोला जाता है नेचर मोस्ट एटमॉस्फेरिक लाइट शो, स्पेक्टिकुलर एटमॉस्फेरिक लाइट्स। बहुत 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 ही सुंदर दिखने वाला ये लाइट शो होता है, जो नेचर के थ्रू होता है। ओके, अगर हम बात करें इस वर्ड की ओरिजिनेशन कैसे हुई, तो ये जो अरोरा वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है डॉन। डॉन का मॉर्निंग मतलब क्या होता है बेटा, मॉर्निंग लाइट। डॉन का मतलब क्या होता है बेटा, मॉर्निंग लाइट। इट रिप्रेजेंट्स द ट्रांसमिशन फ्रॉम डार्क ऑफ द नाइट टू द क्लैरिटी ऑफ डे। ये अंधेरा से उजाला की तरफ आपको क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि अंधेरा से उजाला, मतलब अंधेरा के बाद उजाला आता है। आ रही मेरी बात समझ में ना, डार्क ऑफ नाइट टू द क्लैरिटी ऑफ द डे, ट्रांसमिशन। ठीक है ना, तो ये नाइट से, डार्क नाइट से एक
बोल सकते हो कि क्लैरिटी ऑफ डे को शो करता है, इट रिप्रेजेंट करता है कि अंधेरा के बाद क्या आता है, उजाला आता है। ओके। अगर हम इसकी बात करें तो इसका कनेक्शन जो है ना हमें रोमन से भी देखने को मिलता है, रोमन गॉडेस। क्यों? क्योंकि ये जो अरोरा है ना, अरोरा ऐसा मिथोलॉजी है, ऐसा माना जाता है कि अरोरा जो थे ये गॉड थे, इसके लाइट के, इज द गॉड ऑफ लाइट। ठीक है ना। इन एंशियंट माइथोलॉजी द फेनोमेना इज नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉडेस अरोरा, द गॉडेस ऑफ डॉन। ठीक है ना। who renowned himself renewed himself every morning and flew across the sky announcing the arrival of the sun। ये क्या करते थे अरोरा कि हम हर सुबह में अपने आप को रिन्यू करते थे और स्काई में जाते थे। क्यों? क्योंकि ये इसलिए जाते थे ताकि सन जो है वो बाहर निकल सके, या फिर बोल सकते हो ये स्काई में इसलिए जाते थे ताकि लाइट जो है वो, और मतलब लाइट ये फ्लू करते थे किस वजह से टू द स्काई, ताकि अनाउंस कर सके अराइवल ऑफ द सन। ठीक है। अब देखो, ये देखो सोलर विंड्स कैसे मूव करते हैं, देख रहे हो। द जर्नी ऑफ द अरोरा बिगिंस एट द सन, चार्ज पार्टिकल्स नोन एज सोलर विंड्स आर कंटिन्यूअसली एमिटेड फ्रॉम द सोलर सरफेस इनटू स्पेस। क्या होता है कि देखो, ये जो आपको दिख रहा है ना ऐसे डॉटेड 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 डॉटेड, ये क्या होता है, ये सोलर विंड्स होते हैं जो सन की तरफ से आते हैं। और जब ये एंटर करते हैं ऐसे, तो क्या करता है, ये एंटरिंग जो है, ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ये इसको ट्रांसमिट कर देता है कहाँ पे, पोलर रीजन। और इस ट्रांसमिशन की वजह से क्या होता है कि हमें क्या दिखता है बेटा, लाइट दिखता है। अलग अलग कलर्स के हमें लाइट दिखते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। तो क्या होता है कि जब ये सोलर विंड्स जो है ये ट्रांसमिट होते हुए कहाँ आ जाती हैं, ट्रांसमिट होते हुए आती हैं जब अर्थ अर्थ एटमॉस्फेयर में। तो क्या होता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स इनको ट्रांसमिट कर देती हैं पोल की तरफ में। और पोल के पास जो बोल सकते हो गैसेस होते हैं, ये गैसेस जो प्रेजेंट होते हैं आइनोस्फेयर में, ये जब इनसे इंटरेक्ट करते हैं और इंटरेक्ट करने की वजह से क्या होता है, डिफरेंट कलर्स की लाइट शो करती है। देखो, traveling at millions of miles per hour, these particles carry immense energy as they race toward the Earth's magnetic field. Okay? अब देखो इससे क्या होता है कि when the solar winds reach Earth atmosphere, it does not heat everywhere. Our planet magnetic field directs this charged particle especially towards the magnetic poles। क्या होता है कि जैसे ही ये सोलर विंड्स हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में एंड करते हैं ना, ये हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में सारी जगह पे फैलते नहीं है, स्प्रेड नहीं करते। क्या होता है, ये जो हमारे अर्थ के जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं इनको, जो पोलर मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, पोल्स की तरफ क्या कर देते हैं इनको, जो है इनको मैग्नेटिक फील्ड्स को डायरेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये पोल की तरफ जो है चले जाते हैं। ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होता है, हमें लाइटनिंग देखने को मिलती है। As these particles plunge into the upper atmosphere, they interact with different atmospheric gas। जैसे ही ये पोल्स के पास पहुंचते हैं, ये बहुत सारे गैसेस के साथ जो है इंटरेक्ट करती हैं, और इसी वजह से दिस कोलिजन ट्रांसफर्स एनर्जी टू द गैस मॉलिक्यूल्स। और ये जो एनर्जी लेकर के आती है, ये एनर्जी ट्रांसफर होता है गैस मॉलिक्यूल्स में, और गैस मॉलिक्यूल्स में जब ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ग्लो करना स्टार्ट कर देते हैं अलग अलग कलर्स में। जैसे अगर ऑक्सीजन, मान लो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, गैसेस मॉलिक्यूल है, तो इनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, और इंटरेक्ट करके ये डिफरेंट डिफरेंट कलर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ये बात समझ में आ रही है ना। जैसे देखो, इस वीडियो के थ्रू आपको समझ में आएगा कि कैसे जो सोलर विंड्स है जब ये एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं, तो एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद मैग्नेटिक फोर्स इनको पोलर रीजन की तरफ ड्राइव करती है, और ड्राइव करने के बाद जो है वो डिफरेंट कलर्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। देखो, तो देखा आपने किस तरीके से हुआ, क्या देखा आपने कि यहाँ से जो है सोलर विंड्स निकले, और सोलर विंड्स जो है वो हमारे मैग्नेटिक फील्ड में एंटर की, मैग्नेटिक फील्ड जो है इनको पोलर पोल्स की तरफ ट्रांसफर करती है, और जिसकी वजह से है जो क्या होता है, डिफरेंट कलर्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। देखो, जैसे अगर जब ये पोलर विंड्स, सॉरी, ये जो सन विंड्स जो है जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं, जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो ग्रीन कलर को प्रोड्यूस करती है, एंड रेयर रेड ह्यूज विद द अरोरा। ठीक है ना, वाइब्रेंट ग्रीन एंड रेयर रेड। ओके। जब ये नाइट्रोजन के साथ कोलिजन करती हैं तो ब्लू एंड पर्पल कलर जो है ये एमिट करती है।
तो इस तरीके से जो है आपको कलरफुल एमिशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे बेटा, पोलर रीजन में। तो आप देखोगे जो हमारा जैसे कंट्रीज है, जैसे नॉर्वे है, ठीक है ना, फिनलैंड है, इन सारे कंट्रीज में आपको जो है क्या देखने को मिलता है, ये अरोरा आपको देखने को मिलते हैं। बहुत सारे लोग जो है ये देखने के लिए जाते हैं, क्यों? क्योंकि देखने में बहुत 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 ज्यादा ब्यूटीफुल होता है, बहुत खूबसूरत होता है। इस वजह से लोग जो है देखने देखने के लिए जाते हैं। अब देखो, जब ये अरोरा जब ये अरोरा वो बनते हैं, अरोरा लाइटनिंग जो होती है, तो इसको अलग अलग नाम से भी बोला जाता है। जैसे मान लो कि अगर ये नॉर्दर्न पोल पे होते हैं, नॉर्थ पोल पे होते हैं, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल पे अरोरा बोरियोलिस, ठीक है ना। अरोरा बोरियोलिस कहाँ पे होगा? जो नॉर्दर्न लाइट्स होगा दे आर सीन इन द हाई एल्टीट्यूड रीजन ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, नॉर्थ पोल पे दिखेंगे, तो इनको हम बोलते हैं अरोरा बोरियोलिस। और जब ये साउथ पोल पे दिखते हैं, इनको हम बोलते हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर में दिखते हैं, तो इनको बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस। known as the southern light, these appears in the southern hemisphere near the Antarctic Circle। तो अरोरा बोरियोलिस कहाँ पे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहाँ पे बेटा? सदर्न हेमिस्फीयर। आ रही मेरी बात समझ में? क्लियर हुआ? ओके। अब जो है हमारा जो लास्ट लेयर है अर्थ का, वो है बेटा एग्जोस्फियर। क्या है बेटा? एग्जोस्फियर। तो लास्ट लेयर जो है वो हमारा कौन सा है? एग्जोस्फियर। ये जो होता है सबसे थीन लेयर होता है, थीन लेयर होता है। और यहाँ पे गैसेस की प्रेजेंस बहुत ज्यादा कम होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ तक जो लेयर है ना, गैसेस जो होती है, यहाँ तक क्या होता है कि यहाँ पे गैसेस इस वजह से बहुत कम प्रेजेंट होती है। इसका कारण ये है कि यहाँ पे जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल होता है ना, बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। और इस वजह से क्या होता है कि जो गैसेस है, ये गैसेस को जो अर्थ ग्रेविटेशन है, ये इसको पुल करके नहीं रख पाता है। और जिसकी वजह से क्या होते हैं, ये गैसेस जो है वो स्पेस में चले जाते हैं। ठीक है ना? आ रही है मेरी बात समझ में? तो द थिन आउटर मोस्ट इनवेलप वेयर अर्थ एटमॉस्फेयर फाइनली फेड विद इनटू द वैक्यूम ऑफ स्पेस। ये थिन आउटर मोस्ट लेयर है, इसके बाद जो है क्या स्टार्ट हो जाता है? स्पेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना? कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीमली थिन एयर एंड लो डेंसिटी। अगर इस एटमॉस्फेयर की एज की बात करें, तो इस एटमॉस्फेयर लेयर की बात करें, तो इसमें क्या होता है? बहुत ही थीन, एक्सट्रीमली थीन एयर, यहाँ पे बहुत कम एयर की प्रेजेंस होती है, और इसका डेंसिटी भी बहुत ज्यादा कम होता है। और इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि जो अर्थ ग्रेविटेशन होता है यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या होता है बेटा? वीक होता है, जिस वजह से ये गैसेस को होल्ड करके नहीं रखता है। ठीक है? यहाँ पे जो लाइट गैसेस होती है, जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, ये क्या होते हैं? स्पेस में चले जाते हैं बिकॉज ऑफ द वीक ग्रेविटेशनल पुल। अगर हम ऑर्बिट की बात करें, तो मोस्ट लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स रिसाइड इन द ट्रांजिशनल जोन। ये जो एग्जॉस्फेयर होता है ना, एग्जॉस्फेयर में जो हम लोअर अर्थ ऑर्बिट, जो लोअर अर्थ ऑर्बिट्स होते हैं, इनको हम क्या करते हैं बेटा? प्लेस करते हैं। तो कहाँ पे प्लेस करते हैं? एग्जॉस्फेयर में। ठीक है ना? प्लेज अ वाइटल रोल इन अर्थ एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस एंड क्लाइमेट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किस वजह से? अर्थ एटमॉस्फेरिक प्रोसेस, जो भी अर्थ में एटमॉस्फेरिक प्रोसेस होता है, और जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं, इसके लिए ये बहुत 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 ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है? अब जो एटमॉस्फेयर, ये जो हमने लेयर्स पढ़ा ना, ये लेयर्स क्या होते हैं? एक शील्ड की तरह काम करते हैं। टेम्परेचर डिक्रीज विद एल्टीट्यूड ओनली द, ठीक है ना? ये क्या करते हैं? एक शील्ड की तरह काम करते हैं, किसके लिए बेटा? अर्थ के लिए। ठीक है ना? अब देखो कुछ की फीचर्स है, जैसे ध्यान रखना है आपको कि सिर्फ ऐसे दो लेयर्स हैं जहां पे टेम्परेचर डिक्रीज करता है विथ इंक्रीज इन हाइट, विथ इंक्रीज इन हाइट। कौन कौन सा? एक है ट्रोपोस्फियर, और एक है बेटा मेसोस्फियर। दो ऐसे लेयर हैं जहां पे टेम्परेचर डिक्रीज करता है विथ इंक्रीज इन हाइट, और दो ऐसे लेयर हैं जहां पे टेम्परेचर इंक्रीज करता है विथ इंक्रीज इन हाइट। जल्दी से बताइए कौन कौन से है? तो एक है बेटा स्ट्रेटोस्फियर, और दूसरा है बेटा थर्मोस्फियर। आ रही मेरी बात समझ में? ठीक है? अगर आप, तो आपको यहां तक समझ में आया? अगर आपको यहाँ तक समझ में आया है, अगर आपको लगता है कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको, उससे आपको कुछ फायदा हो रहा है, तो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आप बताइए कि कौन सी चीजें आपको ज्यादा अच्छी लगी, क्या आपको अच्छा नहीं लगा। अगर मुझे कहीं 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 पे लगता है कि मुझे ये इम्प्रूव करना चाहिए, तो प्लीज बताइए। हम वहाँ पे इम्प्रूवमेंट भी लेकर के आएंगे, और आप लोगों को बेहतरीन कंसेप्ट के साथ जो है एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करेंगे। So thank you, thank you, thank you very much for joining us.